8 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में अतुल सुभाष नाम का एक व्यक्ति अपने लैपटॉप के अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो वीडियो करीब 1 घंटे 22 मिनट की होती है। वो इस वीडियो के अंदर अपनी कहानी बताता है। ये कहानी कुछ ऐसी कहानी होती है जिसको जिसने भी सुना उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो कहानी बताने के बाद सबको अलविदा कहता है। अलविदा कहने के बाद वो इसी कहानी को 24 पन्नों में लिखता है। उसके बाद लिखने के बाद वो अपने आप को खत्म कर देता है, सेट कर लेता है। करने से पहले उसने इस पर 24 पन्नों के अंदर अपनी 12 आखिरी ख्वाहिश लिखी थी। उसमें से एक ख्वाहिश ये थी कि उसके ऊपर जो केस चल रहा है, उस केस का जब तक फैसला नहीं आता है, तब तक उसकी अस्थियों को बहाया ना जाए। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो उसकी जो अस्थियाँ है, उसको उसी कोर्ट के सामने किसी गटर में बहा दिया जाए। तो आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था? साथ ही ऐसी कौन-सी मजबूरी थी जिसके चलते उसको अपने आप को खत्म करना पड़ा था? जानने की हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है अतुल सुभाष मोदी की, जो कि उसने खुद ही इस कहानी को बताया है। अतुल सुभाष बचपन से ही काफ़ी होशियार था, जिसके चलते उसने एआई में मास्टरी की थी। साथ ही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसको बेंगलुरु में इसके लिए नौकरी भी मिली थी। तो वो नौकरी करने के लिए बेंगलुरु आ जाता है। बेंगलुरु आने के बाद यहीं पर वो सेटल हो जाता है। इसी बीच 2019 में उसकी मुलाकात निकिता सिंघानिया नाम की लड़की से होती है। ये दोनों पहली बार मैट्रिमोनी साइट पर मिले थे। मिलने के बाद दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक-दूसरे से मिलने लगते हैं और दोनों एक-दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने परिवार वालों को भी मिलवाते हैं और परिवार वालों को भी लड़का-लड़की पसंद आ जाते हैं, जिसके चलते इन दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। 26 अप्रैल 2019 को इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी करने के बाद अतुल अपनी बीवी को लेकर बेंगलुरु आ जाता है। बेंगलुरु आने के बाद क्योंकि उसकी जो बीवी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, तो उसकी बीवी भी अब यहाँ पर कुछ नौकरी की तलाश में लग जाती है और उसको कुछ जॉब भी मिल जाती है। अब दोनों यहाँ पर नौकरी करते हैं और दोनों खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे। इसी बीच जो निकिता है वो अपने भाई के लिए अपने पति से कुछ पैसे माँगती है। वो कहती है, मेरे भाई को कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप दीजिए, वो फिर बाद में लौटा देगा। इसी के चलते जो अतुल है वो अपने साले को करीब-करीब 20 लाख रुपए भी दे देता है। अब ऐसे ही समय बीतता है। कभी-कभी इन दोनों के बीच में नोक-झोंक भी होती रहती है, क्योंकि वो अपने पैसे कभी-कभी वापस माँगता था, तो उसकी बीवी के साथ उसका झगड़ा भी हो जाया करता था। लेकिन फिर भी समय इस तरह से बीतता जाता है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ा नहीं था। झगड़ा ऐसा था जैसे कि सबके घरों में छोटे-मोटे जो झगड़े होते रहते थे, वैसे ही ये झगड़े हो रहे थे। लेकिन फिर आपस में वो लोग मिल भी जाते थे। अब समय बीतता है, करीब-करीब 1 साल बीत जाता है, दोनों खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे और 1 साल बाद उनके घर पे एक बेटे का जन्म होता है। जब बेटे का जन्म होता है तो उसकी जो ब पत्नी की जो नौकरी थी, वो नौकरी छूट जाती है। वो अब नौकरी करने के लिए नहीं जाती है और उसकी जो माँ होती है, वो अब उसका ख़्याल रखने के लिए यहाँ पर इनके घर पे आ जाती है। हालाँकि इनका जो घर है काफ़ी छोटा था, सिर्फ़ 1 बीएचके फ्लैट था। इसमें सभी का रहना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपने सास को भी अपने साथ रखता है, क्योंकि उसकी बीवी का ख़्याल रखने की ज़रूरत थी। अब ऐसे समय बीतता है और यहीं से इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था उसमें कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। जब उसकी माँ यहाँ पे आती है तो वो अपनी बेटी उसको उसके पति के बारे में भड़काना शुरू कर देती है। साथ ही इन दोनों पति-पत्नी के बीच में भी झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अतुल काफ़ी बार समझाने की कोशिश करता है अपनी बीवी को, लेकिन वो समझती नहीं है, इसके साथ झगड़ा करती रहती है। दूसरी बात, क्योंकि अतुल ने अपने साले को पैसे दिए थे, वो पैसे भी वापस माँग रहा था, लेकिन जो निकिता है, वो फिर से उसको पैसे देने के बारे में दबाव कर रही थी। उसको कह रही थी कि उसके भाई को 50 लाख की ज़रूरत है, आप 50 लाख दे दीजिए। हालाँकि अतुल के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे और वो उसने जो पैसे पहले दिए थे वो भी वापस माँग रहा था, जिसके चलते इन दोनों के बीच में बार-बार झगड़ा होता रहता था। साथ ही अब बात यहाँ तक भी पहुँच गई थी कि जो अतुल की जो माँ थी वो प्योर वेजिटेरियन थी, जबकि जो निकिता थी वो वेजिटेरियन नहीं थी, वो नॉन-वेज खाया करती थी। तो अपने घर पर कई बार नॉन-वेज आइटम भी बनाया करती थी। जब वो बनाती थी तो इसी बात पर सास-बहू में भी झगड़ा हो जाया करता था, जिसके चलते इन दोनों पति-पत्नी के बीच में भी कई बार झगड़े होते रहते थे। अब निकिता इस बात को लेकर वो अपने घर पर चली जाती है। अब अपने पत्नी से अलग होने के बाद वो जौनपुर चली जाती है। जौनपुर चले जाने के बाद 24 अप्रैल 2022 को सदर कोतवाला में वो अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। वो करीब-करीब 9 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें से ये कहती है कि उसका पति उससे दहेज माँग रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है
उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव डाल रहा है। उसके साथ-साथ वो अपने पिता की हत्या का मुकदमा भी अपने पति के खिलाफ वो डालती है। हत्या में वो ये कहती है कि उसके जो पिताजी हैं वो बीमार थे, उसी टाइम पे उसके पति ने उसके पिताजी से 10 लाख रुपए माँगे थे दहेज के तौर पर। जब दहेज के तौर पर 10 लाख रुपए माँगे थे, तो जिसके चलते उसके पिताजी को सदमा लगा था और उसी सदमे की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ था और उनकी मौत हो गई थी। इस तरह से वो हत्या का गुनाह भी अपने पति के ऊपर ही डाल देती है। अब यहाँ पर क्योंकि उसके पति के ऊपर पर करीब-करीब 9 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, जिसके चलते अब वो बेंगलुरु से जौनपुर आने लगता है। करीब-करीब 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो जौनपुर आता है। जौनपुर से बेंगलुरु भी जाता है क्योंकि उसको कई बार इसके चलते तारीख मिलती है। जब वो बेंगलुरु से जौनपुर आता है तो कई बार ऐसा होता है कि जज नहीं होते हैं, कभी-कभी वकील नहीं होते, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कुछ हड़ताल हो गई है जिसके चलते अब सुनवाई नहीं होगी। कभी-कभी ये भी होता है कि लड़की वाला कोई नहीं आया है जिसके चलते अब सुनवाई नहीं हो सकती, अगली तारीख दी जाती है। ऐसे कई बार तारीख दी जा रही है। ऐसे टोटल इसने अपनी वीडियो में बताया है कि करीब-करीब 2 साल के बीच में उसको 120 तारीख दी गई थी। 120 बार उसको तारीख अलग-अलग दी गई थी, जिसपे 40 बार सुनवाई हुई थी और हर बार अलग-अलग तारीख ही दी गई थी। अब आप सोचिए 2 साल के अंदर 120 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक है ये। अपनी नौकरी करना, नौकरी से कुछ पैसे बचाना, उन पैसों को अब यहाँ आना-जाना, वहाँ पे रहना, खाना, आखिर कैसे आदमी मैनेजमेंट करेगा? अब वीडियो में आगे वो बताता है और कहता है कि एक दिन की बात है, जब वो कोर्ट में हाजिर होने के लिए गया था, तो उस टाइम पे जज साहिबा होती है, जो कि एक महिला जज होती है, उसकी पत्नी होती है और ये होता है। उस टाइम पे वो कहता है कि मैडम, जो एनसीआरपी की जो रिपोर्ट है, उसके तहत जो पतियों के ऊपर जो गलत मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसके चलते जो पति है, हत्या भी कर लेते हैं। तो उसकी पत्नी उसको कहती है कि आखिर तुम अब तक जिंदा क्यों हो? तुमने हत्या क्यों नहीं की? तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जब उसकी पत्नी ये बात बोलती है, तो जज साहिबा जो महिला होती है, वो भी हँसने लगती है। वो इसकी बीवी को समझाने की जगह वो हँसने लगती है, जिसके चलते इसको उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है और काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन में भी आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ था, अब और भी ज़्यादा टूट जाता है। अब आगे वीडियो में वो बताता है कि उसको कई बार जो बेंगलुरु से जौनपुर आना-जाना पड़ता था, जिसके चलते वो सेटलमेंट करना चाहता था। जब सेटलमेंट की बात वो जज साहिबा से करता है, तो जज साहिबा उस टाइम पे 5 लाख रुपए माँगते हैं। हालाँकि इसके पास इतने पैसे नहीं होते क्योंकि पहले ही वो 20 लाख रुपए अपने साले को दे चुका था। तो वो किसी भी तरह से वो सेटलमेंट नहीं कर पाता है। अब इसी बीच उसी कोर्ट से इसको एक फैसला सुनाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि तुम्हें अपने बच्चे और अपनी बीवी के खर्चे के लिए हर महीने 80,000 रुपए तुमको देने पड़ेंगे। अब आप ज़रा सोचिए, सिर्फ़ 2 ही साल का है, आखिर उसको इतना क्या खर्चा हो सकता है जिसको हर महीने 40,000 रुपए लग जाएँगे और 40,000 रुपए उसको अपनी बीवी को भी देना है, ऐसे 80,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे। हालाँकि इस बात को भी वो मान जाता है और 80,000 रुपए देने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। लेकिन आगे चल के उसको पता चलता है कि वो जो पैसे कमा रहा है और जो पैसे अपनी पत्नी को वो दे रहा है, वही पैसों से वो उसके पति को परेशान कर रही है। उसी उसी पैसों से ही वो इसको बार-बार तारीख दिलवा रही है, बार-बार उसको यहाँ पे बुलवा रही है और यही सारी रिश्वत देके उसको ज़्यादा फँसा रही है। जब इस बात का उसको पता चलता है, तो वो सोचने लगता है कि अब मैं किसी भी तरीके से अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा और यहाँ पर मैं इस तरह से इसको पैसे देता रहूँगा, तो ये सारे मेरे ही पैसे मेरे ही खिलाफ वो यूज़ करती रहेगी, मुझे और भी ज़्यादा परेशान करती रहेगी। जिसके चलते अब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। अब वो फैसला कर लेता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन वो ख़त्म करने से पहले इसका पूरा एक वीडियो बनाना चाहता था, जिसके चलते उसकी जो भी कहानी है, उसके साथ जो भी चीज़ हो रही थी, वो दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसके चलते वो एक वीडियो बनाता है, जिस वीडियो के अंदर वो सारी बातें बताता है, जो कि उसके साथ हो रही थी, जो कि उसके साथ अन्याय हो रहा था। इस वीडियो के अंदर उसके जो 24 पन्नों का जो उसने लिखा था अपनी कहानी, उसके अंदर टोटल 5 लोगों के नाम लिखता है, जिसका कहना होता है कि यही 5 लोग हैं जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और इन्हीं 5 लोगों की वजह से मैं अभी आत्महत्या कर रहा हूँ। उन 5 लोगों में सबसे पहला नाम उस महिला जज का होता है, क्योंकि वो उस महिला जज ने कई बार उसको बहुत ही बुरी तरीके से परेशान किया था। दूसरा नाम उसकी पत्नी का होता है, तीसरा नाम उसके भाई का होता है, उसके साले का होता है, चौथा नाम उसकी सास का होता है और 5वां नाम उसके चाचा-ससुर का होता है। साथ ही वो एक और लाइन में उसके छठा भी एक और नाम वो लिखता है, जो कि पेशकार था। जब वो कोर्ट में जाता था, वहाँ पर एक पेशकार था, उसका नाम भी इसने लिखा था, क्योंकि वो भी उसको कई बार परेशान किया करता था। वो भी इससे रिश्वत माँगा करता था, जिसके चलते उसने पेशकार का भी नाम लिखा था कि वो भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है और इन पाँचों लोगों को सज़ा दी जाए, ऐसा उसने इस लेटर में लिखा।
अब ये वीडियो बनाने के बाद, उस लेटर को लिखने के बाद 8 दिसंबर 2024 को वो अपनी आखिरी आखिरी रात बना लेता है और उसी रात वो पंकज से लेटर त्याग कर लेता है। सुसाइड करने से पहले उसने उस लेटर के अंदर अपनी आखिरी 12 ख्वाहिश लिखी थी, जिसमें से कुछ ख्वाहिश मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उसमें से एक ख्वाहिश ये थी कि उसकी डेथ होने के बाद उसकी जो बॉडी है उसके पास उसकी बीवी को बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाए। साथ ही उसके पास जो उसका बेटा है, उस बेटे की परवरिश अब इसके माता-पिता को दी जाए। इसके बाद उसकी एक और ख्वाहिश ये थी कि इसके जो 5 लोग थे, जिनके 5 लोगों के इसने नाम बताए थे, उन पाँचों लोगों को जितनी हो सके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसके बाद उसकी एक और ख्वाहिश ये थी कि इस जब तक ये केस चलता है तब तक उसकी अस्थियों को कहीं पे भी बहाया ना जाए, उसको विसर्जित ना किया जाए। लेकिन जब भी इस कहानी का जब भी फैसला आता है, अगर उसको न्याय नहीं मिलता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो जिस भी कोर्ट में उसका केस चल रहा है, उसके सामने जो भी गटर हो, उस गटर के अंदर उस अस्थियों को बहाया जाए। उसके बाद उसने ये भी लिखा था कि जब 2 साल तक ये केस चला था, तब उसकी बीवी जो है उसके बेटे को लेकर कभी भी कोर्ट में नहीं आई थी, उसको अपने बेटे से भी वंचित रखा था, कभी भी अपने बेटे को देखने भी नहीं दिया था। अब इसके बाद अगर वो कोर्ट में अपने बेटे को लेके आती है, तो जज से वो गुज़ारिश करता है कि आप उसके इसके किसी भी तरह के नाटक के झांसे में ना आए और उसके ऊपर ज़रा सी भी दया ना दिखाई। तो ये थी अतुल सुभाष की कहानी, जो कि जिसने भी सुनी उसकी आँखों में आँसू आ गए। तो आखिर आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है? अतुल को अब इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएँ। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी उसको इंसाफ दिलाने में थोड़ी-सी मदद कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।